Hello friends, this is Abhishek Kumar and I welcome you all on my official YouTube channel Study Online। दोस्तों लास्ट वीडियो लिटिल बिट थोड़ा फास्ट हो गया था, जो कि मैंने रिव्यू करके देखा आफ्टर गेटिंग सजेशंस फ्रॉम माय स्टूडेंट दैट के सर थोड़ा स्पीड हो जा रहा है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्लो द व्हाटएवर द थिंग्स व्हिच आई एम डिस्कसिंग विद ऑल ऑफ यू। थोड़ा स्लो में बोलेंगे तो दैट विल बी इजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ 3 आर्टिकल। ये तीनों आर्टिकल कॉमन है द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में। हमने दोनों न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से नोटिस किया और दीज आर द 3 आर्टिकल्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू एंड दीज थ्री आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। तो इधर यू आर रीडिंग द हिंदू और यू आर रीडिंग द इंडियन एक्सप्रेस। आप तीनों में से दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं और इसके इस आर्टिकल को समझते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला जो आर्टिकल है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड टेक्स स्टॉक ऑफ इकोनॉमी रेट ट्रांसमिशन नो डिसीजन ऑन लोन रिकास्ट। क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड मीटिंग हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड मीटिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर में 6 टाइम्स होता है। एवरी फाइनेंशियल ईयर में 6 टाइम्स होता है। इस बार क्या हुआ कि कोविड-19 का सिचुएशन के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मीटिंग नहीं हो पाया। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रहा है आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन, जो लॉकडाउन हो गया था बीच में, तो उसी के कारण पहला बार हो रहा है। इस बोर्ड मीटिंग में बेसिकली क्या डिस्कस किया गया, इसमें क्या बोला गया कि ये मीटिंग जनरली नॉर्मली क्या आरबीआई मेजर्स हैव बीन वर्कड, किस तरीके से आरबीआई ने इन 2-3 महीने में जो स्टेप्स लिया गया है वो किस तरीके से काम किया है। लिक्विडिटी मेजर्स, किस तरीके से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी इंजेक्ट किया है इकोनॉमी में थ्रू द रिडक्शन ऑफ द रेपो रेट और डिफरेंट लाइक जितना भी सारा एमएसएमई को जितना भी लोन प्रोवाइड करने का है वो किस तरीके से लिक्विडिटी काम किया है। और अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस किया है वो क्या रियल में ग्राउंड पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर बेसिकली मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सपोज कीजिए आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, दैट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक हम जिसको बोलते हैं। बैंक कोई भी बैंक पकड़िए यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी या कोई भी बैंक, और देन ये पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं। अब बात आता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको लोन देता है से फॉर एग्जांपल 6% पे, तो पब्लिक इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 8% पे। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई इनको प्रोवाइड कर, इसको बोला जाता है रेपो रेट। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट में रिडक्शन कर रहा है, अगर सपोज कीजिए 5% कर रहा है, तो यहाँ पर जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को लोन देगा ये भी रिडक्शन उतना ही प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए, सो दैट रिजर्व बैंक कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर द स्टेप टेकन बाय मी वो ग्राउंड में इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन। द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016 बाय द former governor of Reserve Bank of India, that is Raghuram Rajan, that is called the monetary transmission। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड देन उसी के ऊपर आगे जाकर आज के डेट में आप जो देखते हैं दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, आज के डेट पे जो इंट्रोड्यूस किया गया है 1 अक्टूबर 2019 से। सो दैट इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन। पहले था आपका बेस रेट था, फिर उसके बाद एमसीएलआर आया, फिर उसके बाद आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट हुआ। तो दीज आर द ट्रांसफर, जो भी है ट्रांसमिशन हैपेंड हुआ रिगार्डिंग द कि ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट सही पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दिस वाज द बेसिकली मीटिंग का एजेंडा था कि सही से हुआ कि नहीं है। बोर्ड आल्सो डिस्कस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिविटीज ड्यूरिंग द पीरियड जुलाई 2019 से लेकर जून 2020। अगर आप देखिएगा ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल ईयर है। अभी तक जो रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल चलते आ रहा है आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक एक फाइनेंशियल ईयर पकड़ा जाता है। अब आप सपोज कीजिए यहाँ पर जैसे इस फाइनेंशियल ईयर का बात किया गया 1 जुलाई 2019 का अर्थात जून 2020 का, तो इस फाइनेंशियल ईयर में रिजर्व बैंक का क्या पूरा एक्टिविटी रहा, कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ, कहां से जो भी है रूल्स रेगुलेशन सेटअप हुआ, तो इसके ऊपर इन लोगों ने डिस्कशन किया। इसके अलावा बजट फॉर द नेक्स्ट अकॉर्डिंग ईयर जुलाई 20 टू मार्च 2021। अब गवर्नमेंट का जो नया रिकमेंडेशन था बजट में, इस बार गवर्नमेंट ने बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर दैट इज व्हाट वी नो दैट अप्रैल से लेकर मार्च तक, मार्च 31 तक, दिस इज द फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली हम जानते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से लेकर जून तक 30 जून तक, इसको चेंज करके गवर्नमेंट इसमें लेकर आना चाह रहा है। तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि अब जो होगा आपका बजट फॉर द नेक्स्ट अकॉर्डिंग ईयर जुलाई 2022 मार्च 2021 अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर एंड अदर पॉलिसी मैटर्स। तो ये बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन हुआ। इसके अलावा जो इसमें बात जो अभी जो निकल कर आ रही है कि लोन रिकास्ट का, लोन रिस्ट्रक्चरिंग का बात किया जा रहा है। तो ये लोन रिकास्ट, लोन स्ट्रक्चरिंग का बात बेसिकली क्या है, दैट इज
इशू अंडर कंसिडरेशन, अभी भी इसके ऊपर कोई डिस्कशन अभी बोर्ड में नहीं हुआ है, लेकिन अभी रिजर्व बैंक के पास ये डिस्कशन में है। तो क्या है, यहाँ से गवर्नमेंट का एक प्रपोजल आया है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रपोजल आया कि जिस तरीके से लॉकडाउन का सिचुएशन था, बहुत सारा कंपनियां बंद हो गई है, बहुत सारा छोटे जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो गया है, जिसके चलते क्या हो गया, जॉब लॉस हो गया, और वो जो लोन वगैरह जहां से लिए थे वो लोग वो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं बैंक में। सो इन दैट सिनेरियो उनके लोन को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। तो रीस्ट्रक्चर कैसे किया जाएगा, तो इधर रीस्ट्रक्चर करने का तरीका हो सकता है कि आपका ईएमआई जो है वो बढ़ा दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर दे, और या तो हो सकता है कुछ सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे, या तो टेन्योर बढ़ा दे आपका। दीज आर द थिंग्स। या तो हो सकता है कि कोई टॉप अप लोन आपको गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर दे वो बैंक के जरिए। तो दीज आर कॉल्ड द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, या तो ईएमआई कम कर दे, या तो रेट आपका थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा दे ताकि ईएमआई कम जाए, या तो आपका कोई दूसरा फिर फर्दर लोन प्रोवाइड करके किया जाए। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल है, आरबीआई को बोला गया है कि आप इसको थोड़ा मॉनिटर कीजिए कि ये रिस्ट्रक्चर किस तरीके से किया जा सकता है कि नहीं है। तो इसके ऊपर बोर्ड में तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन रिजर्व बैंक का कहना है कि हम नेक्स्ट में इसके डिस्कशन में इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये क्यों, कारण क्या है, बिकॉज ये आपको बोला कि वेक अप द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द क्लोजर ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारे यूनिट क्लोज हो चुके हैं, और इसके चलते जो देखा जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, लाइकलीहुड ऑफ द स्पाइक इन द बैड लोन्स फ्रॉम द सितंबर। अब रिजर्व बैंक का कहना है कि अभी रिस्ट्रक्चर के ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे, बात जो भी करना होगा, तो अभी मेरा जो लोन मोरेटोरियम पीरियड चल रहा है, जो कि आपको बोला गया है कि अगर आपके पास ईएमआई देने का अभी कंडीशन नहीं है तो आप अभी अगस्त तक आपको कोई ईएमआई आपको नहीं देना पड़ेगा, आप बाद में जाकर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सितंबर के बाद उसको क्लियर पिक्चर पता चलेगा कितने लोगों का ईएमआई डिफॉल्ट हुआ है, कितने लोग नहीं दे पा रहे हैं और कितने लोग नहीं दे पाएंगे। फिर उसी हिसाब से कौन सा यूनिट को कितना रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए, तो उसी हिसाब से रिजर्व बैंक देन फिर फर्दर में प्लान करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन हैपेंड ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। याद रखिएगा, बोर्ड मीटिंग रिजर्व बैंक का एवरी फाइनेंशियल ईयर में 6 टाइम्स होता है, और इसका जो भी मीटिंग का जो मेंबर्स होता है वो यहाँ पर बोला गया। जैसे अबाउट आरबीआई बोर्ड के बारे में क्या बोला गया, ये क्या डिसीजन करता है, ये बैंक्स का अफेयर्स आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट इंक्लूड्स योर 21 मेंबर्स होता है यहाँ पर, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इंक्लूडिंग द गवर्नर आल्सो। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं फुल टाइम, यहाँ पे गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अभी जो गवर्नर है हमारे जो शक्तिकांत दास आप जानते हैं, और 4 डिप्टी गवर्नर में एक वैकेंट पड़ा हुआ है अभी जो डिप्टी गवर्नर का पोस्ट है। उसके बाद क्या बोला, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम द वेरियस फील्ड एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये अपॉइंटेड होते हैं। तो 10 आदमी यहाँ पर होगा, 10 यहाँ पर टोटल हुआ आपका nominated by the 10 directors from the various field, and the 4 directors are each from the local board। तो टोटल आपका हो गया एक गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर प्लस 10 डायरेक्टर ऑफिशियली नॉन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम द ईच लोकल बोर्ड, और 2 आपका होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लोग होते हैं। तो ऑल टुगेदर आप देखिएगा 1 4 5 10 15 19 10 21 ऑल टुगेदर आपका 21 मेंबर्स होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द आरबीआई बोर्ड के बारे में कंसेप्ट है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आर्टिकल में अगर बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। According to the encasing, government should not focus on the debt and the fiscal consolidated, rather concentrate the revival of the economy. Encasing जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, तो उनके हिसाब से जो कि अभी जो इशू हम लोग जो डे टू डे न्यूज़पेपर में जो देख रहे हैं, इशू है कि डेप्ट को लेकर इशू हो रहा है फिजिकल डेफिसिट को लेकर। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो बोल रहे फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का इंक्रीज हो रहा है, डेप्ट बर्डन हो रहा है। तो उनके हिसाब से कहना है कि चूंकि अभी गवर्नमेंट को ना कि डेप्ट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कोई भी फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में सोचना चाहिए। अभी गवर्नमेंट को सिर्फ आपको फोकस करना चाहिए, आपका कंसंट्रेट करना चाहिए रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी, किस तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इन द लास्ट वीडियो में हमने देखा था यही बहुत सारे लोगों का भी रिकमेंडेशन है कि इकोनॉमी को रिवाइव करना है। अब किस तरीके से उनको लग रहा है, बिकॉज उनके हिसाब से लग रहा है एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग, और ये एग्जैक्टली हो भी रहा है इन द रूरल एरियाज में। इन द लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रूरल एरियाज में कि एम्प्लॉयमेंट आस्ते आस्ते इंक्रीज हो रहा है। कैसे एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बिकॉज MGNRE
EGA मनरेगा का जो जॉब है उसमें देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसमें लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्टिविटी भी उसमें इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा क्या देख रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फर्टिलाइजर्स का सेल बढ़ गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे यूज हो रहा है, तभी तो फर्टिलाइजर्स का सेल बढ़ा है। इंडस्ट्री इज लुकिंग इन ए शार्प रिकवरी, बहुत सारे इंडस्ट्री देखा जा रहा है कि ओपन हो रहा है लॉकडाउन के बाद और आस्ते आस्ते परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहा है। तो देयर इज अ ग्रीन शॉट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये लास्ट भी आर्टिकल में ये टर्म ग्रीन शॉट, ग्रीन शॉट का मतलब होता है, आप सिंपल से ग्रीन शॉट को इस तरह से समझिए, ग्रीन शॉट का मतलब होता है ग्रीन पौधा जो होता है, जिस तरीके से आस्ते आस्ते वो पौधा जो इंक्रीज करता है तो उसमें बहुत सारे नए नए पत्ते फूल निकलने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रीन शॉट इन द इकोनॉमी। अगर ये पेड़ अगर बड़ा हो रहा है तो इसमें से नए नए पौधे निकल कर आ रहे हैं, नए नए फूल पत्ते निकल कर आ रहे हैं, तो दैट इज रिवाइवल हो रहा है, तो दैट इज द साइन ऑफ द ग्रीन शॉट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवाइवल हो रहा है। जैसा कि बहुत सारा बोला गया है कि नॉर्मल मॉनसून कंडीशन होने वाला है, मॉनसून का कंडीशन अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। एफडीआई का फ्लो कंटिन्यूज टू बी द मॉडेस्ट, खराब नहीं है लेकिन अच्छा खासा एफडीआई का फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है। एंड रिकवरी ऑन द ऑटो सेक्टर, और देखा जा रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री भी है वो आस्ते आस्ते रिकवरी के प्रोसेस पर चल रही है। तो दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द इनके सिंह कि आप अभी इसके ऊपर मत सोचिए, आप अभी एक्सपेंडिचर कीजिए, इस जो इकोनॉमी ग्रो करने की जो राह पर चल रहा है इसको और उसको सपोर्ट कीजिए कि वो ग्रो करता रहे। अकॉर्डिंग टू द कमीशन कंसोलिडेट, अगर उनका कहना है कि जो ये सब आप जो बात करें हम लोग की कितना फिजिकल डेफिसिट को कैसे रिड्यूस करना है, फाइनेंस को कैसे कम करना है, फिजिकल कंसोलिडेशन को जो भी कुछ करना है, तो उनके हिसाब से ये सब चीज हम करेंगे फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर 2026 तक, तो इसके बीच में हम लोग जो भी है रोड मैप को उसको क्लियर करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग अभी दैट इज द नीड ऑफ द आवर, यही हमको इकोनॉमी को रिवाइव करना है, सो दैट इज व्हाट उनके हिसाब से अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, डेब्ट के ऊपर ना फिजिकल कंसोलिडेशन के ऊपर। तो लिटिल बिट अबाउट द फाइनेंस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो लोग यूपीएससी बैंक और एसएससी या जो भी कोई दूसरे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये फाइनेंस कमीशन इट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन। सो लिटिल बिट अबाउट द फाइनेंस कमीशन थोड़ा देख लीजिए। फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये आपको नोटिस रखना है। फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बेसिकली काम करता है एलोकेशन ऑफ द सर्टेन रेवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ये क्या करता है, रेवेन्यू रिसोर्सेज, सपोज कि ये जो भी जीएसटी से कलेक्शन हुआ तो स्टेट को कितना मिलना चाहिए, सेंटर को कितना मिलना चाहिए, तो ये उसमें क्या करता है, प्रपोज करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट को इतना देना चाहिए और खुद के पास इतना रखना चाहिए। तो एलोकेशन ऑफ द सर्टेन रिसोर्सेज बिटवीन द स्टेट और यूनियन हो गया। It was established under the article, ये आर्टिकल आप याद रखिएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछता है कि फाइनेंस कमीशन रिलेटेड विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल। सो अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरा नंबर द आर्टिकल इट कम्स अंडर द आर्टिकल 280 और 282, तो ये सब चीज आपको याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल में पढ़ना है। अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा इसके बाद इट वाज क्रिएटेड टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। फाइनेंस रिलेशन जो भी होगा, कितना किसको पैसा देना सेंटर स्टेट को, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा जो ग्रांट्स इन एड्स होता है कि किसी स्टेट को कितना ग्रांट मिलना चाहिए और कितना ग्रांट्स को क्या क्या होना चाहिए, जो भी कुछ है, तो ये पूरा का पूरा जो भी है फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करता है वो गवर्नमेंट के ऊपर। अगर फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक चेयरमैन होते हैं जो कि अभी जो चल रहा है आपका 15th फाइनेंस कमीशन, और ये फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स पे फॉर्म होता है, प्रत्येक साल 5 ईयर पे फॉर्म होता है। तो अभी जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो एनके सिंह है, एनके सिंह और हेड ऑफ द कमीशन। इसके अलावा 4 मेंबर्स होते हैं। पार्लियामेंट डिटरमाइंस लीगली द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड देयर सिलेक्शन मेथड, और ये कौन डिसाइड करता है उनका सिलेक्शन, तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। जैसे कि हमने कहा 15 फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड 27/2022/2017 एंड इज हेडेड बाय द एनके सिंह। सो अकॉर्डिंग टू हिम, एनके सिंह के हिसाब से दैट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द रिवाइवल ऑफ द ग्रोथ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट टू मच द फिस्कल कंसोलिडेशन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमने अभी जैसे यहाँ पर आप खुद ही देख पा रहे हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन, ये भी आपको समझने की जरूरत है। फिस्कल कंसोलिडेशन किसको बोला जा रहा है, आप देखिए यहाँ पर क्या बोला, फिस्कल कंसोलिडेशन इंप्लॉइज रिडक्शन इन द डेब्ट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डेब्ट को रिड्यूस करना है पहला बात। एक्यूमुलेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट को भी जो है गवर्नमेंट का उसको भी रिड्यूस करना है। डेफिसिट का मतलब दोस्तों व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ते चला जाएगा तो रेवेन्यू अगर नहीं उस तरह जनरेट हो पाएगा तो डेफिसिट इंक्रीज होगा। डेब्ट का बात करें तो गवर्नमेंट बोरो करता है बाहर इंटरनेशनल मार्केट से, जो भी बोरो करता है। सो गवर्नमेंट अंडरटेक डिफरेंट पॉलिसी टू अचीव द फिस्कल कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन का टर्म क्या होता है दोस्तों, इसको होता है कि समेटना,
एक्सपेंडिचर ज्यादा गलत एक्सपेंडिचर या ज्यादा गलत का मतलब क्या होता है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बेसिकली इसको रोकने की कोशिश किया जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका बेसिकली कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है, दैट इज नॉट फॉर द एसेट क्रिएशन। तो वही बोला जा रहा है कि कंसोलिडेट कीजिए, आप तो चीजों को समेटिए। और ये कंसोलिडेशन कैसे किया जा सकता है? ये कंसोलिडेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें कि आपको रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा? तो टैक्स जो कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है तो उसको टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। वो कैसे आ पाएगा? प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ को जब आप बूस्ट कीजिएगा तो आपको ग्रोथ को इंक्रीज करना है। तो जो ग्रोथ होगा तो आपका बूस्टिंग एक्सपेंडिचर आर द कंसेप्ट ऑफ द अचीव द फिस्कल। अब ग्रोथ होगा तो इसका मतलब साइड से आपका बात है कि गुड्स और सर्विसेज का सेल होगा, वहां से रेवेन्यू जनरेशन, टैक्स जनरेशन होगा और गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। तो अगर पैसा आएगा तो क्या होगा? आपका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू है तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा और एक्सपेंडिचर जो कि है आपका चलता रहेगा। तो अगर कंटिन्यूअसली आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो जो डेफिसिट है, जो घाटती है, जो डेफिसिट है वो आपका कम होते चला जाएगा। एंड फॉर दैट यू नीड नॉट रिक्वायर टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड, गेटिंग मी और नॉट? तो दैट इज द फिजिकल कंसोलिडेशन। तो गवर्नमेंट अभी बोल रहा है, इनके सिंह का कहना है कि अभी फिजिकल कंसोलिडेशन के ऊपर आप मत जाइए। अगर आपको समझना, अभी आपको करना क्या है, अभी आपको इकोनॉमी को रिवाइव करना है। जहां तक बात कर रहे हैं फिजिकल कंसोलिडेशन का, तो ये कैसे किया जाना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, इसके ऊपर ही फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट एक टर्म है। जो आप फिजिकल पॉलिसी पढ़िएगा तो उसको डिटेल्स में बताया जाता है। FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2003 बाय द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करता है तो वो एक्सपेंडिचर कहाँ पर हो रहा है और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। इसी में आपको बोला गया कि रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है, फिजिकल डेफिसिट को कम करना है और रेवेन्यू डेफिसिट को एक सर्टेन टाइम के बाद इसको 0% लाकर रख देना है ऑफ द GDP। ये क्या हो रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट, मैंने पहले ही आपको बोला कि रेवेन्यू अकाउंट के बारे में बात किया जाए, जहां पर मेन आपका डेफिसिट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट इज बेसिकली योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो कंजम्पशन इन नेचर होता है, कंजम्पशन पर्पज के लिए होता है, तो उसको कम करना है। उसको कम कैसे किया जा सकता है? तो उसमें जो जो चीज आता है, आपको सब्सिडी वगैरह है उसको थोड़ा कम करना है, रैशनलाइजेशन करना है सब्सिडीज का, उसकी वजह से इंटरेस्ट जो पेमेंट होता है उसको कम करना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए बोला जा रहा है। सो दैट इज व्हाट द फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट ब्रॉडली भी आपको बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को फिजिकल कंसोलिडेशन करना चाहिए। तो इस आर्टिकल में अगर आप बात किया जाए तो दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको समझने की बहुत जरूरत है। एक तो फाइनेंस कमीशन itself is an important term for your examination, and the second thing is the fiscal consolidation. Now when you are reading the fiscal policy, you try to understand the fiscal consolidation in details. So this is all about the fiscal regarding this article. Now comes to the third again important article. ये जो आर्टिकल अभी हमने आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं ये डे टू डे एग्जामिनेशन में, ये डे टू डे न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। अब जो आर्टिकल है वो फॉरेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले का जो न्यूज था, हमने देखा था कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई पहुंचा है और आज के डेट में जो बोला जा रहा है कि अभी इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो आपका 221 यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर 505.55 डॉलर बिलियन डॉलर अभी हो गया है, जो कि 507 पॉइंट समथिंग था। तो ये जो फॉरेक्स में जो डिक्रीज आया है तो हमको समझना पड़ेगा क्यों, किस पर्पज के लिए डिक्रीज हुआ है। तो स्लिप हुआ है, मतलब कम हुआ है। रीजन क्या बोला जा रहा है? आउटफ्लो बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। आउटफ्लो का मतलब होता है बाहर चले जाना। कौन बाहर चला जा रहा है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये कौन होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? ये लोग होते हैं जो लोग फॉरेन से आते हैं। फॉरेन से आने का मतलब फॉरेन से फंड लेकर आते हैं और इंडिया के स्टॉक मार्केट में, इंडियन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनका पर्पज सिर्फ होता है कि इन्वेस्टमेंट करना इंडियन स्टॉक मार्केट में। और इंडियन यहाँ से अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, तो वहां से ये लोग क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न पाते हैं। अगर देखा इनका देखते हैं कि अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता है तो ये अपना पैसा विड्रॉ करके लेकर चले जाते हैं। तो जो पैसा विड्रॉ करके लेकर चले जाते हैं, दे कम्स विद द डॉलर टू इन्वेस्ट इन इंडिया। नाउ जब रिटर्न जाएंगे तो ये क्या करेंगे, फिर से अपना डॉलर लेकर रिटर्न की तरफ निकलेंगे, आउटफ्लो होगा।
तो आउटफ्लो होगा तो हमारे पास जो रिजर्व है, हम तो डॉलर तो हम तो प्रिंट करते हैं नहीं, तो डॉलर हमको कहाँ से आता है, एफडीआई से आता है, एफपीआई से आता है, एंड अदर रेवेन्यू जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से हमको आता है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में वहां से आता है। तो अब ये आउटफ्लो होंगे तो ये क्या होगा, डॉलर लेकर चले जाएंगे, डॉलर लेकर और चले जाएंगे, तो हमारा जो रिजर्व है जो कि इनके आने से बढ़ता है, तो इनके जाने से क्या होगा, इनके जाने से फिर वही कमने लगेगा। तो एक कारण तो ये है कि आउटफ्लो हो रहा है आपका। दूसरा चीज क्या बोला गया यहाँ पे कि द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट इंक्रीज इन द प्राइस। अब आप नोटिस किए होंगे कि पेट्रोल डीजल का दाम लगातार कुछ दिनों से बढ़ते चला आ रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइसेस का दाम, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, जो ऑयल इंपोर्टिंग कंपनीज है, ऑयल इंपोर्टिंग कंपनीज है, तो नाउ दे हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ डॉलर, फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ेगा। Now earlier they used to pay a less amount, now they have to pay more because prices have already been increased। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है 38.54 पर बैरल इंक्रीज हुआ है आपका, इंक्रीज होकर हुआ है आपका $42.33 पर बैरल। तो ये आप नोटिस कीजिए कि पहले अगर सपोज कीजिए कि अगर ये लोग क्रूड ऑयल लाते थे तो इतना पे करते थे, अभी ये लोग को इतना पे करना पड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पे करेंगे तो डॉलर में पे करेंगे, तो जब जो भी कुछ बाहर निकलेगा, जब भी हमारे देश से डॉलर बाहर की तरफ निकलेगा, तो हमारा फॉरेन जो फॉरेक्स जो रिजर्व है वो आस्ते आस्ते कमना स्टार्ट होगा। दैट इज व्हाट वो बोला गया है कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। अब यही कारण था कि जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया था तो उस टाइम क्या था, क्यों बढ़ा था, तो क्रूड ऑयल का जो दाम था वो कम गया था। इसके अलावा ये लॉकडाउन के सिचुएशन में उतना यूज क्रूड ऑयल का उतना इंपोर्ट नहीं हो पाया, जिसके चलते एक हुआ। दूसरा चीज देखा गया था एफपीआई का इनफ्लो इंक्रीज हुआ था, जिसके चलते हमारे देश में जो रिजर्व था वो बढ़ गया था। गोल्ड का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ था, तो उसके चलते फॉरेक्स रिजर्व का जो वैल्यू होता है तो वो बढ़ गया था। तो दिस इज बेसिकली आपको समझने की जरूरत है कि कब आता है और कब जाता है, और जाने और आने से इकोनॉमी में क्या इफेक्ट दिखाई देता है और हमारे फॉरेक्स रिजर्व में क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत बात करें फॉरेक्स रिजर्व का, तो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व किसको बोला जा रहा है हमारे देश में, तो ये बेसिकली ये चार चीजें से मिलकर बना था। एक होता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट को बार बार बोला जा रहा है कि एसेट का मतलब होता है बाय नेचर एंड कैरेक्टर इट जनरेट्स इनकम, इनकम जनरेट करेगा। तो आरबीआई का एसेट का मतलब क्या होता है आपका, इनकम जनरेटर, इनकम जनरेट करेगा। तो इनकम मतलब आरबीआई क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। कहाँ करता है, फॉरेन कंट्रीज में करता है। तो आरबीआई इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन कंट्रीज में, मान लीजिए यूएसए में किया, तो यूएसए में कहाँ करेगा, यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड्स में करता है इन्वेस्टमेंट। तो आरबीआई जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो हमेशा डॉलर में करेगा, और डॉलर में क्या करके वो वहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे वो उसका एसेट परचेज कर लेगा। तो इसका एसेट का मतलब क्या है, उससे इनकम जनरेट होगा। तो दैट इज बोला जाता है कि एनी एसेट विच इज acquired in the foreign currency, that is called the foreign currency asset। gold reserve, as you know that the any central bank all over the world अपने पास गोल्ड को रिजर्व रखते हैं, बिकॉज गोल्ड को एक स्टैंडर्ड एक रिजर्व बोला जाता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस उतना फ्लक्चुएट नहीं होता है और ये तो बढ़ते ही चला जा रहा है। तो दैट इज व्हाट द गोल्ड रिजर्व। एचडीआर को बोला जाता है कि ए काइंड ऑफ रिजर्व विद द आईएमएफ के पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, सभी कंट्री को मेंटेन करके रखना पड़ता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। और इट इज नॉट ए करेंसी, अगेन इट इज नॉट ए करेंसी, अगेन कि कोई करेंसी नहीं है बट ए काइंड ऑफ रिजर्व है। इसके ऊपर हम लोग सेपरेट एक डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एचडीआर के ऊपर, जब आईएमएफ के ऊपर बात करेंगे तो। एंड द सेम टाइम रिजर्व ट्रेंच, ये भी आईएमएफ के पास मेंटेन होता है, आईएमएफ के पास ये भी मेंटेन होता है, एंड इट इज मैंडेटरी अगेन फॉर दोज हु आर द मेंबर कंट्री, उनको अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो आपको समझना इस आर्टिकल में क्या है कि इंडिया का, जब भी आप इस आर्टिकल को आप नेक्स्ट टाइम जब आर्टिकल आएगा तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व क्यों इंक्रीज हुआ, क्यों डिक्रीज हुआ, क्या होकर फॉरेक्स रिजर्व बनता है। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व को जो भी कुछ हिसाब किताब जो भी कुछ है उसका अकाउंट जो भी कुछ होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद अपने पास ही रखता है, और वो अपने जो भी वो डिस्क्लोज करता है। तो कितना क्या रिजर्व है, कितना क्या रिजर्व हुआ, कितना का डिक्लाइन हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो दैट इज ऑल गोज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। This is all about the 3 articles which I discussed with all of you, and these 3 articles are common in both the newspaper, the Hindu and the Indian Express. Hope that ये आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो मैंने थोड़ा सा स्लो बोला है ताकि जो भी बोल रहे थे काफी फास्ट हो जा रहा था,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली डू रिकमेंड टू अदर पीपल्स। इफ यू नीड दैट मोर थिंग नीड टू बी इंक्लूडेड, दैट बहुत लोगों का कहना है कि एमसीक्यू इनको इंक्लूड करना चाहिए, तो दैट आई विल इंक्लूड इन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में जब करेंगे तो इसको। और दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।